ओके बच्चों, ट्रायल बैलेंस की मैं बात कर रहा था। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है बच्चों हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस होता है सारे के सारे अकाउंट्स का ऑन 31 मार्च। अब कमाल की बात यह है कि हम जितने भी अकाउंट बनाते हैं ना, हमको सबका क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च को पता चल जाता है। बट अगर मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक होता तो है स्टॉक ऑन 31 मार्च, लेकिन मुझे ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 या 2 महीने बाद पता चलती है। उसका रीजन ये होता है बच्चों, काफी बार मैं गुड्स आगे भेज देता हूँ, आगे दे देता हूँ, बट वो मैंने सेल नहीं किया होता। वो मेरे ही गुड्स होते हैं। कुछ गुड्स होते हैं जो मेरे यहाँ से तो चले गए, सामने भी नहीं पहुंचे, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट हो सकते हैं। कुछ गुड्स ऐसा होगा किसी को दे दिया, रास्ते में नुकसान हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू ना हमें 1 से 2 महीने के बाद पता चलती है। इसीलिए हम उसकी जब वैल्यू आ जाती है उसके बाद बताते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक इतना, और उसको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं डालते। खैर, अगर मैं इसकी डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट की बात करूं तो याद रखना बच्चों, आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ले जाते हैं इसको, क्लोजिंग स्टॉक को। और जब बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा जाता, बैलेंस शीट में सिर्फ स्टॉक लिखा जाता है। व्हाट इज द रीजन कि बैलेंस शीट में हम सिर्फ स्टॉक लिखते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट पे ही बनती है, तो उस दिन जो स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक ही है। वेयर एज क्रेडिट इसकी क्या करते हैं बच्चों, क्रेडिट में हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं इसको, क्रेडिट साइड पे। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, सबसे कॉमन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेबिट कहाँ करते हैं बच्चों? डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट कहाँ करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं बैलेंस शीट में, एसेट में से माइनस करके डेप्रिसिएशन। तो जब एसेट में से आप माइनस कर रहे हैं एक आइटम, तो एसेट डेबिट नेचर का है, तो जिस नेचर जो आप माइनस कर रहे हो उसे कम कर रहे हो, सो दैट मीन्स आप एक क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हो। थर्ड हमारे पास आता है बेड डेट्स। थर्ड में फर्स्ट बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट। थर्ड, प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटा। ये तीनों की तीनों चीजें आपके लिए एक एक्सपेंस या नुकसान है जो आपके प्रॉफिट को कम करेगा। तो इन तीनों को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देते हैं डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं तीनों को ही। और क्रेडिट करने के लिए सेम जैसे डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट होती है वही ट्रीटमेंट करते हैं। हम अपनी बैलेंस शीट में जाते हैं बच्चों और डेटर्स लिखते हैं। जो भी डेटर्स है बच्चों, ये मेरे टोटल डेटर्स होते हैं, तो इसमें से पहले तो मैं माइनस कर देता हूँ फर्दर बेड डेट्स जो मेरे को एडजस्टमेंट में दिए। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट है। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा तो वो ट्रीटमेंट ऐसी नहीं होगी। ठीक है। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरे को एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट दे रखा है तो मैं कहां कहां पुट करूंगा, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करूंगा? रेंट प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट। एंड बैलेंस शीट में क्या करूंगा? करंट लायबिलिटी बना दूंगा। ठीक है। ये डेबिट इफेक्ट, ये क्रेडिट इफेक्ट, सही बात है। तो बेटा ये तब था जब ये एडजस्टमेंट में दिया था। अगर मैं कहता हूं ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है तो बताओ ये कहां जाएगा? याद रखना, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो कहीं एक ही जगह जाएगा, दोनों जगह नहीं जाएगा। तो बोलो कहां जाएगा? P&L में जाएगा? गलत जवाब। ये बैलेंस शीट में जाएगा। कभी भी आपको ऐसा, हाँ वो तो है ही, दोनों में से कहीं एक तो जाएगा ही। तो कभी भी बच्चों कोई आइटम सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका बेसिक नेचर देखो, तो आउटस्टैंडिंग रेंट का नेचर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है। अब दूसरा है, ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने आपको कहा है एडजस्टमेंट में दे रखा है बैड डेट्स, ट्रीटमेंट बोलो। एक प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट है, बैड डेट यहां चला जाता है। और दूसरी बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम करते हैं डेटर्स
माइनस बैड डेट्स। अगर मैं कहूं कि आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बैड डेट, तो आप कहां डालेंगे, P&L में या बैलेंस शीट में? क्यों डालेंगे P&L में? क्योंकि बैड डेट का, यस दिस, एग्जैक्टली, बैड डेट एक लॉस है। तो याद रखना बच्चों, अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसमें कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी चीज दे रखी है जो मोस्टली हमें एडजस्टमेंट में मिलती है, भूल जाओ एडजस्टमेंट में क्या होता है, बस उसका बेसिक नेचर देखो। अगर आप अकाउंट्स में आइटम्स का बेसिक नेचर समझ जाओगे ना, तो आधी अकाउंट्स तो यूं ही खत्म हो जाती है। चलिए ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने पास। तो हमने बच्चों यहाँ लिखा था डेटर्स, डेटर्स में से पहले हम माइनस करते हैं एडजस्टमेंट वाले बेड डेट्स, इनको हम फर्दर बेड डेट्स भी बोलते हैं अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में बेड डेट है तो। इसको करने के बाद आता है बच्चों मेरे पास नेट डेटर्स, कि हमें लगता है ये लोग हैं जिनको हमने उधारी पे सेल किया है, उन लोगों को हटा दिया जो शायद पैसे नहीं देंगे। उसके बाद नेट डेटर में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट, प्रोविजन फॉर BD शॉर्ट में लिख रहा हूँ बैड डेट, कि हमें लगता है कि इतने लोग भी पैसे शायद नहीं दे पाएंगे, तो हम पहले ही अपने प्रॉफिट्स में से उसको कम कर लेते हैं। कम करने के बाद जो भी फिगर आती है बच्चों, उसमें से हम कहते हैं कि प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट चाहिए लोगों से, इसके लिए हो सकता है 1% 2% का डिस्काउंट देना पड़े, तो हम उनको डिस्काउंट दे देते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास फाइनल डेटर्स, जिसकी वैल्यू हम बैलेंस शीट में आगे पुट करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा डेटर्स में से पहले बेड डेट माइनस होते हैं, फिर प्रोविजन फॉर बेड डेट माइनस होता है, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर माइनस होता है, और तीनों चीजों को ही हम डेबिट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ हम मान लेते हैं हमारे पास है लॉस बाय फायर। आग लगने की वजह से अगर कोई नुकसान हो जाए, तो आपको पता है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लॉस बाय फायर को डेबिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि खर्चा है, सॉरी लॉस है, P&L में डेबिट हो गया। अगर हम क्रेडिट की बात करें, तो क्रेडिट कहाँ करते हैं बच्चों, तो क्रेडिट हम उस चीज को करेंगे जो हमें डिपेंड करता है ये है क्या। अगर मोस्टली लॉस बाय फायर होता है हमारे स्टॉक का, क्योंकि सामान में ही आग लगती है, जिस भी चीज में आग लगेगी उसको आप कम कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मतलब परचेजेस हमेशा मानते हैं कि रॉ मटेरियल में आग लगी है, उसमें से माइनस कर देते हैं लॉस बाय फायर। पर जरूरी नहीं है बच्चों परचेजेस में ही आग लगी हो सकता है कि या सामान में आग लगी हो, मशीनरी पे आग लग सकती है, कैश में आग लग सकती है, फर्नीचर में आग लग सकती है। जिस भी एसेट में आग लगेगी आप उस एसेट को कम कर दोगे, तो ये है उसका ट्रीटमेंट लॉस बाय फायर। ठीक है, फिफ्थ एंड एडजस्टमेंट। फिफ्थ वही है बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस इनकम। पहले तो हमें ये पहचानना है कि ये एसेट है या लाइबिलिटी। तो आपको याद रखना है बच्चों, एक्सपेंस और इनकम अपने पर्टिकुलर डेट पे ड्यू होके पे हो गए तब तक तो ठीक है, लेकिन डेट से अगर आगे पीछे हो जाती है तो वो आउटस्टैंडिंग बन जाती है, या फिर एक एसेट या एक लाइबिलिटी, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी बन जाता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे पास करंट लाइबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस मेरे पास करंट एसेट है, अक्रूड इनकम मेरे पास करंट एसेट है, एंड एडवांस इनकम मेरे पास करंट लाइबिलिटी है। तो आपको पता है क्योंकि ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को जो भी क्रेडिट इफेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, तो ये बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड पे, क्योंकि करंट एसेट है। सिमिलरली ये भी बैलेंस शीट में आता है एसेट साइड, क्योंकि करंट एसेट है। ये बैलेंस शीट में जाता है लाइबिलिटी साइड, क्योंकि करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, इतना हो गया। अब प्रीपेड एक्सपेंस नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, हम P&L में एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं। तो एक्सपेंस में से माइनस अगर आप कर दोगे, तो एक्सपेंस आपको पता है डेबिट नेचर का है, डेबिट नेचर का आइटम माइनस करोगे तो क्रेडिट इफेक्ट होता है। सिमिलरली अगर अक्रूड इनकम है, तो अक्रूड इनकम में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड या इनकम साइड पे ऐड कर देते हैं। तो क्रेडिट आइटम को हम और इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ। वहीं अगर एडवांस इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम
इनकम में से माइनस कर देते हैं। इनकम क्रेडिट आइटम है बच्चों, क्रेडिट आइटम को अगर हम कम करेंगे तो वो डेबिट इफेक्ट माना जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास कुछ आइटम्स हैं विद एडजस्टमेंट्स। इसके अलावा एक दो एडजस्टमेंट और ऐसी होंगी जो आपको देखनी है। इसके बाद बच्चों एक एडजस्टमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये है सबसे बड़ी एडजस्टमेंट। हर एक एडजस्टमेंट की डुअल ट्रीटमेंट होते हैं, बट बच्चों इस एडजस्टमेंट के चार ट्रीटमेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि गुड सेंट ऑन अप्रूवल क्या है। इसी की वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिखता है इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये होता क्या है कि बच्चों मैंने ना किसी को दे दिए गुड्स। अब नॉर्मली जब गुड्स हमारे पास से बाहर जाते हैं तो हम उसको सेल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन हमने गुड्स भेजे हैं ऑन अप्रूवल बेसिस कि ये लो गुड्स, अगर तुम्हें पसंद आए तो रख लो, पसंद ना आए तो हमें वापस कर देना। इसका मतलब जब गुड्स जा रहे थे आपने तो सेल रिकॉग्नाइज करी, बट क्या वो एक्चुअल सेल थी हमारी? आंसर इज नो। आपने क्रेडिट सेल रिकॉग्नाइज करी है। तो क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों? जर्नल एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपने ये एंट्री कर दी बट ऐसी कोई सेल्स तो हुई नहीं है, तो डेटर को भी आपको कम करना पड़ेगा, सेल्स को भी आपको कम करना पड़ेगा। दूसरा जो इफेक्ट होता है बच्चों, क्योंकि वो सेल थी ही नहीं, दैट मींस दैट विल बी पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको अपने क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करना पड़ता है। और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ये ट्रेडिंग में भी आता है, ये बैलेंस शीट में भी आता है, तो दोनों जगह हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे। बट उसके अलावा जब बच्चों हम सेल करते हैं ना, तो सेल इनवॉइस प्राइस पे होता है जब हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेचते हैं, वेयर एज क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे लिखा होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक को जो चेंज करोगे वो कॉस्ट पे करोगे, डेटर और सेल्स को जो चेंज करेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे करेंगे। तो देख लेते हैं इसका क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस अगर होगा बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेबिट इफेक्ट में सेल्स माइनस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, और यहाँ पे डेटर माइनस गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, और यहां लिख देंगे हम आईपी, इनवॉइस प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अच्छा ये तो पहली दो एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको पता है आपका बच्चों ट्रेडिंग ट्रेडिंग यहाँ पे पहले बैलेंस शीट वाला डेबिट इफेक्ट की बात करें, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है स्टॉक। उस स्टॉक में हम ऐड कर देंगे गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस बट कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली दूसरा हमारे पास ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे आता है हमारे पास स्टॉक। इसमें भी ऐड कर देते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस ब्रैकेट में कॉस्ट। जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट से ऐड हो जाएगा। वेयर एज अगर सेल्स में से हम माइनस करते हैं तो इनवॉइस प्राइस माइनस करते हैं, डेटर्स में से माइनस करते हैं तो इनवॉइस प्राइस माइनस करते हैं। ठीक है, ये लो बच्चों यहां तक एडजस्टमेंट हो गई। अगर कोई और एडजस्टमेंट फर्दर आएगी तो उसको हम आगे देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब सबसे पहले बच्चों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको जरूर देख लेना। ये आपको बता रहा है कि कौन सी चीज किस नेचर की है। डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग पी एंड एल कहाँ जाएगा, तो ये आप अच्छे से देख लेना। हम सीधा क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है फ्रॉम द पर्टिकुलर दिस प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बच्चों अगर ना आपको चीज सीखनी है, पहली चीज तो ये है कि क्वेश्चन कह रहा है पी एंड एल बनाओ। दूसरी चीज है कि आप लर्निंग स्टेज पे हैं, आपको चीज सीखनी है। तो जब सीखनी है ना, तो आप सिर्फ पी एंड एल मत बनाओ, आप बैलेंस शीट भी ले लो। आपको ना सारी की सारी ट्रीटमेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वरना ऐसे केसेस में आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है। जैसे बच्चों ये लो मैंने यहाँ पे पी एंड एल भी बना दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना दी। ट्रेडिंग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ ट्रेडिंग का आइटम यहाँ पे शायद नहीं दिया होगा। बाई चांस आ गया तो मेरा क्या जा रहा है, ये लो बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लेता हूँ, अपना तो कुछ नहीं जाता। तो याद रखना है बच्चों अभी हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में जितना ज्यादा आप काम कर सकते हो सीख सकते हो उतना सीखो।
तो शुरू करते हैं बच्चों। कभी भी अगर फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, आपको आइटम्स को नहीं देखना है, आपको पहले एडजस्टमेंट्स को देखना है और उनकी डुअल ट्रीटमेंट ले लेनी है। जैसे सबसे पहले कहते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 4,000। नॉर्मल सैलरी 10,000 है, आउटस्टैंडिंग 4,000 है। तो आप क्या करेंगे? टू सैलरी, इंटरनल कॉलम में 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 4,000, और टोटल हो गई हमारे पास 14,000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 14,000। ये तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हुई जहां पे ने आउटस्टैंडिंग सैलरी को डाल दिया डेबिट साइड पे। क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा आपको पता है बच्चों की, आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो होती है वो करंट लायबिलिटी होती है, और इसलिए आपने 4,000 इधर डाल दिया। नेक्स्ट कहता है रेंट पेड फॉर 11 मंथ्स, की जो रेंट दे रखा है ना बच्चों वो 11 महीनों का है। अगर मैं क्वेश्चन में रेंट देखूं, ये रहा 22,000 दे रखा है रेंट। अगर 22,000 11 महीनों का है तो एक महीने का 2,000 है, और आपको पता है 12 महीने के हिसाब से एक महीने का अभी भी बचा है। तो पहले तो मैंने लिखा टू रेंट। रेंट है मेरे पास 22,000, नाउ प्लस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि 11 महीनों का गया है, जाना चाहिए 12 महीनों का, और एक महीने का रेंट बन रहा है 2,000। कैसे पता? 22,000 डिवाइडेड बाई 11 मंथ इक्वल्स टू 2,000। एक महीने का रेंट 2,000 है और एक महीने का ही अभी ड्यू बचा हुआ है, तो टोटल आ गया 24,000। और यहाँ आ गया आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब अक्रूड इंटरेस्ट है बच्चों। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट की इनकम, ये इंटरेस्ट क्रेडिट दिख रहा है ना, तो इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, या रेंट हो गया, ये तीनों चीजें डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकती है। अगर क्रेडिट है तो इनकम है, डेबिट है तो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, चलिए। तो इंटरेस्ट है बच्चों 6,000 का, और अक्रूड इंटरेस्ट है 2,000 का। तो 6,000 का इंटरेस्ट है, आपको पता है यहाँ इनकम में आएगा, बाय इंटरेस्ट 6,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट 2,000, टोटल आ गया 8,000। अक्रूड इंटरेस्ट हमारा करंट एसेट है, 2,000 का अक्रूड इंटरेस्ट हमारे एसेट साइड आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 2,000। इंश्योरेंस हमेशा एक खर्चा होता है। इंश्योरेंस 8,000 का है, जिसमें से कहता है 2,000 प्रीपेड है। इसका मतलब बच्चों कि हम कहते हैं कि टू इंश्योरेंस के हमारे इंश्योरेंस के खर्चे 8,000 रुपए के हैं। फिर इसमें से माइनस कर देते हैं हम प्रीपेड। हम ये मानते हैं कि इस 8,000 में कुछ हमने नेक्स्ट ईयर के लिए भी पे किया है, लेकिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है फॉर द ईयर। तो इसीलिए जो नेक्स्ट के लिए आपने पे किया है वो आप यहां से हटा लो। ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। जब डेबिट के आइटम को आपने माइनस किया, डेबिट इफेक्ट क्या होगा कि हमारा जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो करंट एसेट बन जाएगा। लो, ये भी खत्म। आगे कहता है डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 दे रखी है, 10% से डेप्रिसिएट करनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी 80,000 माइनस डेप्रिसिएशन 8,000 equals to 72,000, and to depreciation on plant and machinery 8,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है फर्दर बेड डेट्स 2,000 एंड मेक अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स। ये भी आप पहले बैलेंस शीट में करेंगे। अब देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बेड डेट्स दे रखे हैं। ये ट्रायल बैलेंस के बेड डेट है, सिर्फ एक जगह जाएंगे, कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो यहाँ बेड डेट्स दिए हैं बच्चों वो एडजस्टमेंट वाले हैं, जो दो जगह जाते हैं। फिर प्रोविजन कह रहा है 5% का बनाओ, लेकिन क्वेश्चन में एक ओल्ड प्रोविजन भी दे रखा है। तो आपको ये पता है कि न्यू प्रोविजन अगर डेबिट नेचर का होता है तो ओल्ड प्रोविजन हमेशा क्रेडिट नेचर का होता है। आपको कैसे पता चलेगा ओल्ड प्रोविजन है? अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो ओल्ड प्रोविजन ही होता है। चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले डेटर्स। क्वेश्चन में डेटर्स तो आई थिंक दे ही नहीं रखे, नहीं दे रखे होंगे, बिल्कुल दे रखे होंगे। ये रहा 40,000। तो बच्चों डेटर्स दे रखे हैं मुझे 40,000। पहले माइनस करते हैं इसमें से फर्दर वाले बेड डेट्स। फर्दर वाले बेड डेट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं 2,000 रुपीज। 2,000 माइनस कर दिया मैंने,
अब मेरे जो डेटर्स बचे हैं, नेट डेटर्स, वो है 38,000। अब 38,000 में हम बनाते हैं एक प्रोविजन 5%। ठीक है, तो जो 5% का प्रोविजन इसका बनेगा 1900 का, और 1900 माइनस करके मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 36,100। एंड यही जो आपने डेटर्स बना रखे, याद रखना है बच्चों आपको, क्वेश्चन में बैड डेट, न्यू प्रोविजन, कोई सा भी न्यू प्रोविजन हो, चाहे वो बैड डेट्स पे हो, चाहे वो डिस्काउंट ऑन डेटर पे हो, ये दोनों को आपको चेक करना होता है ओल्ड प्रोविजन से कि बड़ा कौन सा है, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन पीएनएल के क्रेडिट में आता है, ये वाले पीएनएल के डेबिट में आते हैं। तो जहां हमें हैवी आइटम दिखता है हम वहां डाल देंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो इन आइटम्स को तो आप यहीं डाल दो डेबिट साइड पे, और इसको पीएनएल के क्रेडिट पे डाल देना। बट ज्यादा सही क्या रहता है बच्चों, सही एडजस्टमेंट वो है जहां पे आप इनको नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे से। तो जैसे मैं अभी देख लेता हूँ बच्चों, क्वेश्चन में बेड डेट्स है 2000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है 1900, और आपके जो नॉर्मल बुक के बेड डेट्स थे, बुक के बेड डेट्स हैं आपके पास 2000। तो टोटल आ गया 5900। नाउ 5900 तो ये आ गया बच्चों। ओल्ड प्रोविजन की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड है 4000। ओल्ड क्योंकि 4000 है, आपको दिख रहा है ना, ओल्ड वाला कम है, तो हम इसको डेबिट साइड पे एंटर करेंगे। पहले टू बैड डेट्स, कौन से वाले, जो क्वेश्चन में दे रखे थे, 2000। फिर हमने ऐड किया फर्दर बैड डेट्स, ये भी 2000। फिर हमने इसमें ऐड किया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये आ गया 1900। टोटल किया आ गया 5900 माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन है हमारे पास 4000 का, तो इसका मतलब करंट ईयर भी आपको 1900 अपने पीएनएल से निकालने पड़ेंगे, ये प्रोविजन फॉर बेड डेट के ट्रांसफर के लिए। तो 1900 हमारे डेटर की वजह से एक खर्चा होने वाला है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना सा था इसमें, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते, लास्ट आ गया बच्चों हमारे पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। एडवांस कमीशन रिसीव करिए हमने, तो पहले हम कमीशन देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड है तो हमारा इनकम है, कहाँ, ये है कमीशन क्रेडिट 12,000, जिसमें से 2000 हमारे पास एडवांस है। तो इधर लिख देता हूं मैं बाय कमीशन 12,000 माइनस एडवांस 2000। तो 10,000 मेरी करंट ईयर से बिलोंगिंग थी, और उसके बाद एडवांस कमीशन करके आप एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे 2000। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन। अब क्या करो बच्चों, इतना करने के बाद हम आइटम्स को देखते हैं, एक एक आइटम को देखेंगे, और जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो हम खुद से पूछ लेंगे। अब देखते हैं एक एक आइटम को बच्चों। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीज का, तो इधर आ जाएगा बाय जीपी 1 लाख। फिर नेक्स्ट है रेंट ले चुके हैं, सैलरी ले चुके हैं, कमीशन ले चुके हैं, इंटरेस्ट ले चुके, इंश्योरेंस ले चुके हैं, इंटरेस्ट भी ले चुके हैं, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, सन्ड्री डेटर भी हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड है 2000। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, इधर आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2000। क्वेश्चन फिनिश। और यहाँ पे फिर आपका टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यही सबसे बढ़िया तरीका है। सबसे पहले आप सारे के सारी एडजस्टमेंट की डुअल ट्रीटमेंट ले लो। डुअल ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके जितने भी आइटम्स बचे हुए थे ट्रायल बैलेंस में, उनको जहां पुट करना है वहां पुट कर दो। बहुत कम ही आइटम्स बचे होते हैं, सिर्फ उनकी पुटिंग करनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ। ओके बच्चों, अब जैसे क्वेश्चन मैंने आपको वो करवाया था, ऐसे ही आपको आगे के कुछ क्वेश्चन करने हैं। अभी फाइनल अकाउंट का बच्चों मैं कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करवाऊंगा। आपको बस क्या करना है, आपको फॉर्मेट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करवा रहा, मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप ट्राई करो, क्योंकि मुझे पता है हो जाएगा। एटलीस्ट 70-80% क्वेश्चन हर एक बच्चा कर लेगा। 1% क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी, तो कंफ्यूजन के लिए उसका बुक में भी आप ट्रीटमेंट देख सकते हैं। बुक में ट्रीटमेंट देखने के बाद भी आपको ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ है, तो आप फिर मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है।
ये भी आप होमवर्क में ले लो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते जहां पे ट्रेडिंग के इतने सारे आइटम दे रखे हैं। आपसे एग्जाम में सिंपली ट्रीटमेंट पूछ लेगा बस। अब ये कहता है ट्रेडिंग भी बनाओ, P&L भी बनाओ। ये आप कर ही लोगे बच्चों, देखो स्टॉक दे रखा है ये सब। एक इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये कोल और कोक क्या होता है। कोई मेरे को बताएगा कोल और कोक क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चों, कोल और कोक क्या होता है, कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? बेटा कोल और कोक दोनों फ्यूल होते हैं। एंड पावर एंड फ्यूल कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। दैट इज द रीजन। सिमिलरली गैस एंड वाटर की बात करें, जहां गैस और वाटर आता है ना, तो आपको पता है कि भाई ऑफिस में तो गैस और वाटर होती नहीं है। गैस और वाटर हमारे प्रोसेसेस में काम आता है। तो प्रोसेस वही होता है जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वंस अगेन ये भी कहा जाएगा बच्चों? फैक्ट्री में। फैक्ट्री की लाइटिंग भी कहाँ पे होगी? फैक्ट्री में। क्या जनरल एक्सपेंसेस भी फैक्ट्री में होंगे? यस और नो? ठीक। इस क्वेश्चन को देखना, एट्थ को कर लेना इसे आप। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, आपको ओपनिंग स्टॉक ना तीनों का दे रखा है। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। आपको तीनों का टोटल करके लिखना है ओपनिंग स्टॉक। तीनों का टोटल करके लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना सा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, बाकी तो ये सिंपल सिंपल से आइटम है। अच्छा, ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल WIP को परचेजेस में ऐड करा है ओपनिंग स्टॉक का। छोड़ो बच्चों, इसको ऐसे मत करना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही करो। ये है बच्चों पहला क्वेश्चन, जो कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास एडजस्टमेंट भी है, सारे के सारे आइटम्स भी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रॉपर बड़ा क्वेश्चन है। जैसा मैं आपको क्वेश्चन करूंगा वैसे ही आप भी करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? सबसे पहला स्टेप ये है कि हम एडजस्टमेंट्स को ढूंढेंगे। एडजस्टमेंट्स को ढूंढ के हम उनकी ट्रीटमेंट ले लेंगे। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप होगा हमारे पास, एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट लेने के बाद बैलेंस शीट में ऐसे आइटम को ढूंढना, सॉरी ट्रायल बैलेंस में ऐसे आइटम को ढूंढना जिसके आगे रेट या डेट दोनों दे रखे हो, या कोई भी एक दे रखा हो, रेट या डेट। तो जिनके आगे रेट डेट दे रखी होती है वो भी हमारी एडजस्टमेंट्स ही होती है, बट वो क्लियरली हमें भी नहीं पता होती कि वो एडजस्टमेंट्स है। ओके। ये हो गया बच्चों। पहले यहाँ मैंने बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट। थोड़े से गैप में मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ बना दी मैंने बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट्स पहले करेंगे हम। सबसे पहले कहते हैं द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज 32,000। अच्छा, काफी सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे ऐसे या देखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि स्टॉक कॉस्ट पे इतना है और मार्केट वैल्यू पे इतना है। तो आपको हमेशा स्टॉक ऑन कॉस्ट या फिर दोनों में से जो लोअर होता है उस पे लेते हैं, ठीक है? स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट और MRP। तो जो भी आपको दे रखा हो, इसमें तो एक ही दे रखा है। तो ये है क्लोजिंग स्टॉक बच्चों 32,000। बताओ बच्चों कहाँ कहाँ जाता है क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग में जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 32,000। एंड सेम बैलेंस शीट, बट जब बैलेंस शीट में हम डालते हैं बच्चों, पहली चीज स्टॉक एकदम सेंटर पे जाता है। स्टॉक के नीचे डेटर आता है और डेटर में ढेर सारी एडजस्टमेंट होती है। वैसे तो स्टॉक में भी हो सकती है, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ कि स्टॉक के नीचे ही मैं डेटर को लिखता हूँ, और स्टॉक की वैल्यू आ गई 32,000। अब आप फिर से बच्चों बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते, क्योंकि बैलेंस शीट होती ही क्लोजिंग डेट की है। वेयर एज ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर पूरे साल भर का होता है। तो साल भर में एक ओपनिंग डेट एक क्लोजिंग डेट होती है। चलिए, पहली एडजस्टमेंट डुअल ट्रीटमेंट हो गई। फिर कहता है आउटस्टैंडिंग वेजेस 500। तो पहले मैं वेजेस देखता हूँ। वेजेस 2,000 है और आउटस्टैंडिंग वेजेस है 500। तो मैं गया ट्रेडिंग में, मैंने लिखा टू वेजेस 2,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 500
और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो थी हमारे पास वो बन गई करंट लायबिलिटी 500 की, 2500 की टोटल वेजेस हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस 300। इंश्योरेंस देखते हैं बच्चों, इंश्योरेंस 1000 का है जिसमें से 300 प्रीपेड है। आपको पता है इंश्योरेंस तो खर्चा है, तो टू इंश्योरेंस 1000 का खर्चा था जिसमें से 300 प्रीपेड है नेक्स्ट पीरियड के लिए। प्रीपेड 300, इसको माइनस किया, ये आ गया यहाँ पे 700। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए होते हैं करंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस 300। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1300। अगर आप कमीशन रिसीव्ड देखते हैं तो 4500 की हमारी इनकम है। तो यहाँ इनकम साइड पे मैं लिखता हूं बाय कमीशन 4500 की रिसीव हुई है, जिसमें से 45 में से कहता है 1300 एडवांस में, एडवांस कमीशन 1300। इसका मतलब 3200 करंट ईयर से बिलोंगिंग है। और जो एडवांस कमीशन है वो एडवांस इनकम है हमारा, एडवांस कमीशन रिसीव्ड, ये 1300 से हमारी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। नेक्स्ट कहता है बच्चों डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2%, प्लांट एंड फर्नीचर फिटिंग मोटर, इसको बाद में करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 है, इसको भी बाद में देखते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट 500 है, तो अक्रूड इंटरेस्ट में पहले हम नॉर्मल इंटरेस्ट देख लेते हैं। नॉर्मल इंटरेस्ट है 3000 का जो हमें रिसीव करना है, तो मैंने यहाँ लिखा इंटरेस्ट 3000। उसके बाद प्लस कर देंगे इसमें अक्रूड इंटरेस्ट 500, और ये आ गया 3500। एंड जो आपका अक्रूड इंटरेस्ट है वो आपका बन जाएगा करंट एसेट। अक्रूड इंटरेस्ट 500। लो, क्वेश्चन में सारी की सारी एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के अलावा खत्म। सबसे पहले बिल्डिंग 2.5% का डेप्रिसिएशन लेना है। पहले बिल्डिंग की वैल्यू देख लेते हैं हम। बिल्डिंग की वैल्यू है 15,000, बिल्डिंग है 15,000 माइनस डेप्रिसिएशन, इसका 2,500, 2.5%। बताना बच्चों इसका 2.5% कितना आता है। हम्म, 375, ठीक है। और उसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन माइनस किया इसको मैं P&L में भी ले जाऊंगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 375। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद दूसरा था हमारे पास डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 10%, मोटर वैन 10%। फर्नीचर फर्नीचर की वैल्यू है 7500, माइनस कर लेते हैं 10% डेप्रिसिएशन, 750 आ जाएगा। 6250, सॉरी 6750, एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग 750। नेक्स्ट, फर्नीचर फिटिंग के बाद मोटर वैन पे भी, तो मोटर वैन एसेट दे रखा है 25,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2500, 22,500 रिमेनिंग वैल्यू टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन। मोटर वैन का डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास 2500। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखनी है बच्चों आपको, आपने फर्नीचर जो लिखा है, फर्नीचर के साथ फिटिंग्स भी है। आप फर्नीचर में किन एसेट्स को डालते हैं, फिटिंग्स में किस एसेट को डालते हैं, पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एडजस्टमेंट तो हो चुकी है हमारी सारी। बोलो बच्चों, फर्नीचर में फर्नीचर एंड फिटिंग्स बोलते हैं, उसमें फिटिंग्स क्या चीजें होती हैं, जल्दी बोलो।
मान्य बताओ जल्दी से, फिटिंग्स क्या होती है? नहीं बेटा, इंस्टॉलेशन चार्जेस तो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, वो फिटिंग थोड़ी होती है। मतलब बोल सकते हो कि सर वो फिट करने के चार्जेस होते हैं, बट फिट करने के चार्जेस अलग चीज है, फिटिंग्स अलग चीज है। फिट करने का चार्ज तो एक्सपेंस हो गया, लेकिन फिटिंग्स जो होती हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो अब याद रखना बच्चों, फर्नीचर में हमारे पास वही जो सोफा, चेयर, ये वगैरह, टेबल, ये सब रखा है, ये फर्नीचर होता है। वहीं जो ट्यूबलाइट है, जो बल्ब है, जो फैन है, इनको हम फिटिंग्स बोलते हैं, जो एक जगह फिक्स कर दिया गया है और उसे आप हिलाओगे नहीं। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर जैसे अगर एसी आप बोलते हो, तो एसी को आप मशीनरी में ले जाओगे, क्योंकि बिल्कुल ले जा सकते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में ले जाएंगे, बिल्कुल ले जा सकते हैं। इक्विपमेंट में ले जाएंगे, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एक ही चीज को तीन कैटेगरी में कैसे ले जा सकते हैं। तो बेटा, अगर एसी फैक्ट्री में लगे हैं, फैक्ट्री में मैनेजर के पास, तो वो मशीनरी हो गई। एडमिन में लगे हैं, तो वो फर्नीचर फिटिंग हो गई। आपके घर में अगर एसी लगा है ना, तो वो मशीनरी का पार्ट नहीं है, वो फर्नीचर फिटिंग का पार्ट है। लेकिन किसी ऑफिस में लगा है तो वो प्लांट एंड फैक्ट्री में लगा है तो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। अगर फैक्ट्री की जगह एडमिन में लगा है तो वो इक्विपमेंट का पार्ट है या फर्नीचर फिटिंग का पार्ट है। तो याद रखना है आपको, फिटिंग का मतलब कोई चीज जो एक बार फिट कर दी हो वहां से हिलाई नहीं जाएगी। क्लियर है फिटिंग्स का मतलब? याद रखना है इस बात को। अब बच्चों, मैंने एडजस्टमेंट आपने देख लिया कि सारी कर ली मैंने। फिर एडजस्टमेंट के बाद आप कहोगे कि सर अब आप बाकी के आइटम्स डाल दो, लेकिन मैंने आपसे कहा बेटा एडजस्टमेंट के बाद आप ध्यान से अपने क्वेश्चन को देखो, क्या क्वेश्चन के किसी ट्रायल बैलेंस के आइटम में कोई रेट या डेट दे रखी है? तो ये देखिए, आपको लोन फ्रॉम हरी दे रखा है 12% का। अब आप 12%, 15,000 का लोन है, डेट नहीं दे रखी, तो पूरे साल का इंटरेस्ट हम मान लेंगे ड्यू है। बताना बच्चों ये कितना आता है? 1800 आता है। क्वेश्चन ने कहीं पे भी नहीं बता रखा कि हमारे पास कोई पहले देख लेते हैं, कोई इंटरेस्ट है क्या डेबिट? ये रहा इंटरेस्ट पेड ऑन अबव। कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 900। तो बाकी का 900 कहाँ गया? दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 900 का लोन है प्लस आउटस्टैंडिंग लोन, ये भी 900 का है, तो टोटल 1800 आ गया। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 900। अब ना कभी कभी कुछ बच्चे ऐसी गड़बड़ कर देते हैं, वो कहते हैं सर 15,000 का लोन है और 900 का उस पर आउटस्टैंडिंग है। तो आप जब यहाँ लोन बनाओगे ना, लोन अकाउंट करोगे, तो आप लोन अकाउंट को यहाँ पे 15,900 से दिखाओ। तो कहते हैं जो लोन है वो 15,900 से दिखाओ, और अलग से इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्या ये ट्रीटमेंट सही होती है बच्चों? आपको कोई ऐसा बोल सकता है कि लोन की अब वैल्यू 15,900 है, तो याद रखना बच्चों, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एक करंट लायबिलिटी है, लोन एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होने की वजह से लोन हमेशा सेपरेट हेड में आएगा, और करंट लायबिलिटी होने की वजह से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन सेपरेट में आएगा। ठीक है? तो इस बात को याद रखना, कभी भी दोनों को साथ एड ऑन मत करना। चलिए, अब सारे आइटम्स हमारे हो चुके हैं, एडजस्टमेंट हो चुकी है। अच्छा, एक अभी भी बचा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अक्रूड इंटरेस्ट कर लिया, यस। 500 का इंटरेस्ट है बच्चों ड्राइंग्स पे। तो ड्राइंग्स देखते हैं पहले कितनी है। तो ड्राइंग्स के लिए आपको बैलेंस शीट में जाना है, आप यहाँ लिखते हैं कैपिटल, फिर कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के बाद ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है? कैपिटल की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज कैपिटल ये दे रखी थी हमें, 1 लाख रुपीज। सिंपली अब पुट करने का काम रह गया बच्चों, 1 लाख की कैपिटल है। ड्राइंग्स की बात करता हूं तो 18,000 की तो ड्राइंग्स है, और 18,000 के साथ साथ इसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विच इज 500 आई थिंक। यस, 500 है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो 500 भी ऐड कर देंगे। तो यहां से 18,500 माइनस हो जाएगा। ठीक है? नेट प्रॉफिट तो जितना भी आएगा वो देखते हैं। अब नेक्स्ट आइटम, कैपिटल डाल दिया, बिल्डिंग डाल दिया, ड्राइंग्स डाल दी, फर्नीचर मोटर वैन हो गया, लोन फ्रॉम हरी भी डाल दिया,
इंटरेस्ट भी जा चुका है, सेल्स आ रही है मेरे पास 1 लाख रुपीज की। तो इधर मैंने लिखा बाय सेल्स, हमेशा इंटरनल कॉलम, क्योंकि हो सकता है रिटर्न भी हो, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमेशा इंटरनल कॉलम में डालेंगे। नेक्स्ट परचेजेस 75,000, टू परचेजेस 75,000। अगला टू ओपनिंग स्टॉक है 25,000। ओके, नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। कहाँ जाते हैं बच्चों एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, क्यों जाते हैं? अच्छा बच्चों, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस का मतलब एक तरीके से होता है कि बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के कुछ एक्सपेंसेस हैं। तो मोस्टली बच्चों जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हम करंट सॉरी फिक्टिशियस एसेट बना देते हैं ना। तो फिक्टिशियस एसेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो बिजनेस के या काम होने के शुरू से पहले के खर्चे थे, इसलिए उसको हम फिक्टिशियस बनाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस बिजनेस शुरू होने से लेके जब तक आप बिजनेस मतलब स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ना कुछ लीगल खर्चे होते हैं, आपको ढेर सारे कंप्लायंसेस या लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस उसके होते हैं। तो अगर आप ऐसा लाइसेंस नहीं लेते तो भी प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्शन नहीं चलेगा, बट इसका मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है शायद ये लाइसेंस मेरी बिल्डिंग का हो सकता है ये लाइसेंस मैंने सेल के लिए लिया हो सकता है किसी और चीज के लिए लिया हो। दैट इज वाई एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट वेजेस आ गया, ले लिया बच्चों, इंश्योरेंस ले लिया, कमीशन रिसीव ले लिया, डेटर्स 28,100, डेटर्स 28,100। एंड डेटर्स के बाद आ गया हमारे पास बैंक बैलेंस 20,000, बैंक 20,000, क्रेडिटर्स 10,000, इंटरेस्ट ये वाला इंटरेस्ट हो चुका है, क्रेडिटर बचा है 3,000, क्रेडिटर्स 3,000। ये लो बच्चों खत्म। अब आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है भाई, यहाँ पे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बताओ फिर से? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सेकंड ट्रीटमेंट रह गई है, यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा एक्सपेंस होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी एक्सपेंस तो ओनर के लिए, बिजनेस के लिए तो इनकम होती है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे भी देखो बच्चों, क्रेडिट साइड पे हम ड्राइंग्स माइनस कर रहे हैं, तो ये डेबिट इफेक्ट है। क्रेडिट इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? पी एंड एल में। तो याद रखना है बच्चों, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करना है, तो बिजनेस के लिए इनकम होती है। ठीक है, 500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, बाकी सारे आइटम हो गए। कुछ रहता है क्या अभी? अच्छा, कैपिटल पे भी है? कहाँ था ये आइटम, मैंने देखा क्यों नहीं? कौन सी एडजस्टमेंट है? अच्छा ये, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है। तो 10% अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो बच्चों इसको 110 कर देना, ठीक है। 1 लाख प्लस 10,000, और सेम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। लो, अब खत्म हो गया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, तो सेल्स एज इट इज बाहर आ जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, बाकी की सारी चीजें निकालना आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आया वो आप फिर यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, और फिर इधर ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, हो सकता है शायद लॉस आ जाए, तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको आप यहाँ पे ऐड करके, ये टोटल करके बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे। एसेट सारे आ चुके हैं, तो एसेट का टोटल उसके बराबर होना चाहिए। तो ये एक पूरा क्वेश्चन था बच्चों, आपने क्वेश्चन करने का तरीका देख लिया होगा कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन किया है। अब आपको ऑलरेडी वहां पे ना बच्चों एक पुरानी वीडियो है हमारे पास फाइनल अकाउंट्स की, तो आप उसको देख लेना, लेकिन उसको देखने की शायद जरूरत ही ना पड़े, आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो। हमेशा याद रखना है, सबसे पहला काम है फॉर्मेटिंग, दूसरा काम है एडजस्टमेंट, फिर तीसरा जो आइटम्स बचे हैं उनको जहां पुट करना है वहां पुट कर दो। अगर आप पहले सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर पी एंड एल बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं,
तो मान के चलिए आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई आइटम स्किप भी होगा और आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से टाइम टेकिंग भी कम हो जाता है, क्वेश्चन में आइटम छूटने के भी चांसेस कम होते हैं, और आपके आंसर का एकदम एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम पहले ही हर एक आइटम पे डुअल ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर आपको लगता है आपको एक एडजस्टमेंट नहीं आती है तो उस एडजस्टमेंट को पूरा छोड़ दो, स्टिल आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। गलत होगा माना, लेकिन गलत भी दोनों सेम अमाउंट से गलत होगा, जिसकी वजह से बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। और बैलेंस शीट मैच करना एक ट्रिक होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट मैच हो गई तो बहुत बड़ी बात है। सही आंसर लाना एक ट्रिक होता, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बैलेंस शीट मैच करना एक ट्रिक है कि आपको कोई भी एडजस्टमेंट दे रखी है, उसकी डुअल ट्रीटमेंट लो या एक भी मत लो। अगर एक भी नहीं लोगे तो भी आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ये सिंपल से लॉजिक्स होते हैं। तो इसकी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करना बच्चों, जहां पे डाउट्स आए वो मेरे से पूछना। और यहाँ पे मैं आपका फाइनल अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूँ।